नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। आज हम कुरुक्षेत्र में हैं और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर हैं। अभी यहां हम जानने आए हैं सांसद का रिपोर्ट कार्ड। यहां से सांसद हैं नवीन जिंदल। उनके बारे में जानेंगे क्या कुछ उन्होंने किया है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है। यहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया और श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी अर्जुन को यहीं दिया था, जिसके बाद पांडवों ने कौरवों पर जीत हासिल की थी। चलिए रिपोर्ट कार्ड जानेंगे यहां से सांसद का, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के बारे में। कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी है। यहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी यहीं दिया था। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 विधानसभा हलके हैं, जिनमें थानेसर, लाडवा, शाहाबाद, पिहोवा, रादौर, कैथल, पुंडरी, कलायत और गुहला चीका शामिल हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव के वक्त यहां 11,68,405 वोटर थे। यहां से मौजूदा सांसद नवीन जिंदल है, जो लगातार दूसरी बार यहां से सांसद चुने गए हैं। तो दोस्तों, आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा के बारे में पता चल गया। चलिए अब बात करेंगे जो यहां से सांसद हैं। यहां से सांसद हैं नवीन जिंदल। देश के जाने माने उद्योगपति हैं, एक खिलाड़ी भी हैं और सांसद के तौर पर ये उनकी दूसरी पारी है कुरुक्षेत्र से। चलिए थोड़ा और जान लेते हैं नवीन जिंदल के बारे में। नवीन जिंदल एक नेता, एक खिलाड़ी और एक उद्योगपति है। नवीन जिंदल ने MBA अमेरिका से की है। नवीन जिंदल पावर लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा वो सकीट शूटिंग के खिलाड़ी हैं और उन्होंने देश और विदेश में कई मेडल हासिल किए हैं। नवीन प्रदेश के पूर्व मंत्री OP जिंदल और हरियाणा में मौजूदा मंत्री सावित्री जिंदल के सबसे छोटे बेटे हैं। नवीन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2004 के लोकसभा चुनाव से की। कुरुक्षेत्र लोकसभा से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला को करीब 1.5 लाख वोटों से हराकर पहली बार सांसद चुने गए। वहीं दूसरी बार भी 2009 में कुरुक्षेत्र से सांसद बनने में कामयाब रहे। नवीन जिंदल जिस वजह से ज्यादा जाने जाते हैं वो ये है कि उन्होंने तिरंगे को कहीं भी फहराने के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार कामयाब रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया और अब कोई भी भारतीय कहीं पर भी तिरंगा फहरा सकता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ से जो सांसद हैं उनके बारे में पता चल गया। चलिए अब उनसे बातचीत भी कर लेते हैं, क्या कुछ उन्होंने किया है कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए। दूसरी बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते थे और देश के बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, खिलाड़ी भी रह चुके हैं। चलिए अब उन्हीं से बातचीत करते हैं और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि उन्होंने पिछले 9.5 साल में कुरुक्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है। तो इस वक्त मेरे साथ हैं कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल जी, जो कि दूसरी बार कुरुक्षेत्र से सांसद बने हैं। सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी हमारे इस खास प्रोग्राम में। हम बहुत समय से कोशिश कर रहे थे आपसे मुलाकात करने की, लेकिन समय आप बिजी है। घड़ी में देख रहा हूं तकरीबन 9 बज चुके हैं रात के। इस समय भी आप गाँवों में घूम रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं लोगों को। मतलब इतनी देर तक भी इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मेरे हलके में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के अंदर 1200 से भी अधिक गांव हैं। तो इतने गांव जो है, अगर हम दिन रात नहीं लगे तो वो पूरे नहीं हो सकते। और जहां से लोगों से इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला हो, तो लोगों की एक चाह रहती है कि भाई हम उनके गांव में आएँ, उनकी विजिट करें। और जब हम गांव में आते हैं तो लोग अपनी मांगे भी रखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे विकास हम कर सकते हैं। तो उसके लिए ग्रांट भी देते हैं, जो हमें MP लेड ग्रांट मिलती है वो भी देते हैं। आप दूसरी बार सांसद बने हैं कुरुक्षेत्र से, तकरीबन दूसरी पारी पूरी होने वाली है, मई में चुनाव है।
इस दौरान, इस 9.5 सालों के दौरान क्या कुछ आपने कुरुक्षेत्र के लिए किया है, क्या सोच रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप कुरुक्षेत्र के लिए लेकर आए हैं? देखिए, पिछले 10 वर्षों के अंदर कुरुक्षेत्र नहीं पूरे हरियाणा में बहुत विकास हुआ है। और कुरुक्षेत्र के गांव-गांव के अंदर जितनी ग्रांट पिछले 8 सालों में आई है, उतनी ग्रांट पिछले उससे पहले 40 सालों के अंदर भी नहीं आई। और ये कि रिकॉर्ड की बात है। बहुत से जो है काम हुए हैं, बहुत से फ्लाईओवर्स बने हैं। कल्पना चावला तारामंडल उसका निर्माण हुआ। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना। यहाँ पर अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की आधारशिला जो है रखने के लिए आनंद शर्मा जी आए थे। और सभी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, इस्कॉन का मंदिर के लिए जो है ज़मीन दी गई है। आने वाले समय के अंदर वहाँ पर मंदिर बनेगा। भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर बनेगा। अक्षरधाम के लिए अभी कुछ ही महीने पहले जो है उसके लिए ज़मीन दी गई है, वो अक्षरधाम भी यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। तो इसलिए बहुत विकास के काम आप देखेंगे, चाहे ब्रह्म सरोवर हो, कुरुक्षेत्र के रख रखाव के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ। तो कोशिश है कि अच्छा काम करने की, और जहाँ जहाँ पर लोगों की जो आवश्यकताएं रहती है उसके अनुसार हमने वहाँ पर काम करवाया है। जी, कुरुक्षेत्र को हम दुनिया के नक्शे पर देखते हैं, एक धार्मिक नगरी है, महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो एक धार्मिक नगरी सभी यहाँ पर आते हैं। क्या लगता है कि क्या उसी तरीके से डेवलप किया गया कुरुक्षेत्र को जिस तरीके से होना चाहिए था? देखिए, कुरुक्षेत्र का बहुत नाम है पूरे विश्व में। महाभारत का युद्ध यहाँ पर हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश यहाँ पे दिया। तो जो इसका आध्यात्मिक महत्व है, जो इसका ऐतिहासिक महत्व है, तो वो तो हम सभी के लिए कुरुक्षेत्र एक मेरा तो ये कर्म स्थल है। तो मैं तो यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम हो, लेकिन हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत काम यहाँ पर हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा आप देखेंगे तो मैंने सरकार की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, अपनी निजी तरफ से भी कहीं पर पार्कों का निर्माण करवाया है, कहीं पर जो विकास के काम हो सकते हैं उसमें जो है भागीदारी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विकास हो। ये भी कहा जाता है कि एमपी लैड को अगर छोड़ दें या जो गवर्नमेंट की परियोजनाएं हैं उनको छोड़ दें, तो आप अपनी ओर से भी कुछ प्रयास कर रहे हैं इस हलके के लिए, इस पूरे लोकसभा के लिए। ऐसे कौन कौन से जो आपकी ओर से निजी तौर पर इस लोकसभा हलके के लिए किए जा रहे हैं? जो देखिए, उसमें मुख्य रूप से खास करके जिंदल साहब के 2005 में उनके देहांत के बाद हमने जो है, क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं राजनीति में आया, तो एक तो हमने चिकित्सा के ऊपर ध्यान दिया कि मेडिकल वैन्स जो है गांव-गांव में जाएं। बुजुर्गों का खास करके, कई बार बुजुर्ग जो है जाने में संकोच करते हैं या सोचते हैं कि चलो अपने आप ठीक हो जाएंगे, अगर लेकिन डॉक्टर घर पे आ जाए तो उसको फिर दिखा लेते हैं। तो ज़्यादातर चिकित्सा के ऊपर अलग अलग जगह पे मेडिकल कैंप लगाना जिसमें विशेषज्ञ भी आते हैं। उसके बाद आँखों के ऑपरेशन करवाना, फिर उसके अलावा महिलाओं के लिए, बहनों के लिए सिलाई सेंटर खुलवाना। और मेरी खेलों में बहुत रुचि है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम खेलों को बढ़ावा दें, नौजवानों को खेलों की तरफ हम उनको अगर हम उनको इनकरेज करें, तो वो नशों से दूर रहते हैं। विकास की अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र में, तो एमपी के जो मोटे मोटे तौर पर कुछ काम होते हैं, या एमपी जो भी घोषणाएं या वायदे करता है, जिस तरीके से कहा जाता है कुरुक्षेत्र के लिए, आपने कहा था कि एक तो कुरुक्षेत्र को पटियाला से और इधर हरिद्वार के साथ एक रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी भी उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा उस रेल लाइन का, और ना ही रेल चली है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पिछले 8-9 वर्षों से, क्योंकि ये जनता की मांग रही है कि पटियाला को कुरुक्षेत्र से और हरिद्वार तक इसको रेल लाइन से जोड़ा जाए, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि 4-5 तो पिछले रेल मंत्रियों ने अपने जो रेल बजट का जो भाषण का जो जवाब होता है उसके अंदर उन्होंने आश्वासन दिया। इसका कई बार इसका सर्वे हुआ, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकता हूँ, और मैंने अपने प्रयासों के अंदर मैंने कोई कमी नहीं रखी, बहुत मैंने प्रयास किया। लेकिन उसकी जो स्टडी हुई उसमें ये आया कि ये लाइन अभी वायबल नहीं है, इस लाइन की इतनी आवश्यकता नहीं है, और इस लाइन पे ये कभी वायबल नहीं है। तो इसलिए रेलवे के पास और उनकी प्रायोरिटी जो है, उनकी और बहुत कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए है। लेकिन मैं प्रयासरत हूँ इसके लिए, और आगे भी इसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। आज जो चीज़ वायबल नहीं है
वो आने वाले समय के अंदर वायबल हो सकती है। इसलिए मेरा प्रयास जो है मैं उसमें लगा हुआ हूँ। लेकिन कैथल से दिल्ली वाया कुरुक्षेत्र डायरेक्ट रेल लाइन के लिए इसको भी मैंने वादा किया था, और ये वादा जो है पिछले बजट के अंदर रेल मंत्री जो पवन बंसल जी थे उन्होंने इसको जो है माना, और ये इसका टाइम टेबल भी अभी आ गया है, और मुझे आशा है कि मार्च एंड तक ये ट्रेन सेवा चालू हो जाएगी। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही था कि जो आपने कैथल से दिल्ली के लिए, वो आपने बता दिया कि मार्च तक शुरू हो जाएगी। बात करें एक कैथल में ही आपने कहा था कि बस स्टैंड के पास एक छोटा सा एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए, इस तरीके का कुछ प्लान था, लेकिन वो भी अभी बात सिरे नहीं चढ़ पाई। उसकी भी उस स्टेशन की भी, रेलवे स्टेशन की भी, उसका नाम जो है कैथल रेलवे स्टेशन, न्यू कैथल रेलवे स्टेशन है, उसकी भी मंजूरी हो चुकी है, और मैं आशा करता हूं कि जनवरी में ही अभी ही उसका जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा उसका। जी, कुरुक्षेत्र में कुछ हमने देखा कि फाटक हैं शहर में, बहुत 4-5 फाटक कहते हैं जब वो लग जाते हैं तो बहुत अव्यवस्था, यातायात बाधित हो जाता है, जाम लग जाता है। तो उसके बारे में कभी प्रयास रहा है कि वहां पर कुछ ओवरब्रिज बन जाए या कुछ इस तरीके का हो जाए कि ताकि वो असुविधा ना हो लोगों को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, और बहुत से ब्रिजेस जो हैं कुरुक्षेत्र में बने भी हैं, और लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जो बचे हुए हैं उसके लिए भी प्रयास है, मेरा भी प्रयास है, हरियाणा सरकार का भी प्रयास है। पिछले अगर आप देखेंगे कि पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जितने ब्रिजेस 40 साल के इतिहास में हरियाणा में नहीं बने, उससे भी 2-3 गुना ज़्यादा ब्रिजेस पिछले 8 सालों में बने हैं, और जो बचे हुए हैं उनकी भी धीरे धीरे करके उनको भी सबको हम बनवाएंगे। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र से 3 सांसद हैं, आप लोकसभा से हैं, राम प्रकाश जी हैं, ईश्वर सिंह जी हैं जो कि राज्यसभा से हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि जितना विकास होना चाहिए था उतना हो नहीं रहा है। क्या बात? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कुरुक्षेत्र से 3 सांसद हैं, तीनों कांग्रेस पार्टी के हैं, और मुझसे वो दोनों जो है, मुझसे दोनों बड़े हैं, सीनियर हैं पार्टी में, तो मुझे दोनों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है, और हम तीनों मिलजुल कर कुरुक्षेत्र के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, और बहुत काम हुआ है। लेकिन एक हमारी एक ऐसी आदत भी हो गई कि जो काम अच्छा हुआ है उसके लिए तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जो कमियां होती हैं, और देखिए जो काम करेगा कमियां भी होंगी, और हर एक काम तो कोई भी नहीं कर सकता। हम भगवान के पास जाते हैं, सारी मांगे तो भगवान भी हमारी पूरी नहीं करते, तो इसलिए जो जो कमी रह जाती है उसको जो है लोग बार बार गिनाते रहते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन हम उसमें प्रयासरत हैं, जो भी काम है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवाएं। चलिए कुछ सियासी सवाल कर लेते हैं। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव सिर पर है, किस तरीके की तैयारियां, मैं कांग्रेस की बात करूं या पिछली बार कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी, 10 में से 9 सीटें हासिल की थी प्रदेश में से, इस बार क्या लगता है? जिस तरीके से मोदी फैक्टर आ गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई, सर्वे हो रहे हैं, उसमें मोदी नंबर पहले नंबर पर है, आम आदमी पार्टी दूसरे पर आ गई, राहुल जी तीसरे पर चले गए। क्या लगता है कि अभी कुछ समय बाकी है, क्या लगता है किस तरीके की परफॉर्मेंस प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ, प्रदेश में रहेगी कांग्रेस की? देखिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जनता के हित में बहुत काम किया है, और हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम करके दिखाया है पिछले 8-9 वर्षों के अंदर, उतना काम पिछले 40 सालों के अंदर भी हरियाणा में नहीं हुआ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता अपना विश्वास कांग्रेस पार्टी में दिखाएगी, क्योंकि हमने बहुत लोगों की सेवा की है। और जो आप फैक्टर्स बोल रहे हैं, और जो जिन सर्वेज का आपने जिक्र किया, तो कुछ मेट्रोज में ये सर्वे किए हुए और वो बताए गए आंकड़े, ये जरूर ये फैक्टर्स हैं जो आपने बताए, लेकिन मुझे हरियाणा का विश्वास है कि हमने यहाँ पर काम किया है, मेहनत की है, लोगों के हित में काम किया है, और जनता जनार्दन होती है, सब जानती है, और सही वक्त आने के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, आपने कहा कि हरियाणा में हमने बहुत काम करवाए, खासकर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 9-9.5 साल में। लेकिन ऐसा ही आप कहते थे कि जब दिल्ली का चुनाव था, राजस्थान का चुनाव था, काम तो वहाँ पे बहुत करवाए, क्योंकि शीला दीक्षित ने बहुत काम करवाए, दिल्ली की पूरी दशा बदल दी उन्होंने, लेकिन फिर भी लोगों ने जो अपना फैसला वहाँ पर सुनाया, क्या लगता है ऐसा कहीं हरियाणा में ना हो जाए? देखिए, ऐसे होने को तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, और जनता क्या करेगी वो मैं नहीं कह सकता। मैं तो मुझे जो आशा है, मैं तो अपनी आशाओं के अनुरूप आपको मैं बता रहा हूँ, और बाकी समय आने पर जो है सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी।
प्रदेश की कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कई जो नेता उन पर आरोप लगे और जिस तरीके से गुटबाजी अपने चरम सीमा पर है, इस तरीके की बात करें तो एक जो कुमारी सैलजा हैं, जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह जी बोलते हैं, राम इंद्रजीत सिंह जी तो पार्टी छोड़कर ही जा रहे हैं। तो क्या लगता है इसका नुकसान होगा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार के अंदर भी कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं और किसी को अलग अलग लोगों के कारण होते हैं। मुझे नहीं पता कि वो खुद बता सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह कि उनके क्या कारण रहे उनके जाने के। और लेकिन अदरवाइज़ मैं सोचता हूँ कि हम सब जो है वो ठीक है, जो वैचारिक मतभेद तो एक परिवार में एक पति पत्नी के बीच भी होते हैं, भाई के बीच में भी होते हैं, दोस्तों के बीच में होते हैं। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन समय आने पर हम जो है, जब समय आता है एकजुट होने का, तो हम सब एकजुट होकर के हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम सब का विश्वास है कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमारा एक अटूट विश्वास है और समय आने पर हम एकजुट होकर हम सब काम करेंगे और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या लगता है कुरुक्षेत्र से आप तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे? बीच में एक अफवाह सी आई थी कि शायद आप कहीं और से चुनाव लड़ें, कोई ऐसी बात भी आई थी। देखिए, तो कुरुक्षेत्र से ही लड़ेंगे? मैं चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ूंगा। मैंने यहाँ पर पिछले जो है 10 सालों के अंदर मैंने पूरी ईमानदारी से, सेवा के भाव से मैंने काम किया है और मुझे यहाँ पर लोगों का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता रहता है। तो मैं ज़रूर, कुरुक्षेत्र मेरी कर्म भूमि है, मैं यहीं से जब तक मैं जीवित हूँ मैं यहीं पर लोगों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। बहुत पिछले चुनाव में बहुत दिग्गज नेता को आपने शिकस्त दी थी, क्या लगता है इस बार भी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर लोगों का मुझे पूरा आशीर्वाद मिलेगा और अभी तो सामने कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। तो जो भी आए उनका स्वागत है और जनता जो है मैं समझता हूँ कि जिसको चाहेगी उसको अपना आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमसे बातचीत के लिए। तो ये सांसद नवीन जिंदल जी जो कि कुरुक्षेत्र से दूसरी बार सांसद बने थे, इनका कहना है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो केंद्र से लेकर भी आए थे लेकिन अभी कुछ बाकी हैं और अगर उनको मौका मिलता है कांग्रेस की ओर से, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो अगली बार इस क्षेत्र के लिए लेकर आएंगे। चलिए अब हम घूमेंगे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में और देखेंगे वहां पर विकास का हाल क्या है और लोगों का क्या कुछ कहना है विकास के बारे में और अपने सांसद के बारे में।